1947 भारत पाक बंटवारा हमारे सामने सुरक्षा संबंधी नई चुनौतियों को लेकर आया। बंटवारे का जल्दबाजी में लिया गया फैसला, जिसका परिणाम हमारे सामने रक्त रंजित बंटवारा और सामरिक चूक के रूप में सामने आया। इसका मुख्य कारण था आधे अधूरे नियंत्रण और हमारे राजनीतिक नेताओं का सैन्य मामलों में पूरी तरह से अनुभवहीन होना। रही सही कसर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों की लगातार दखलंदाजी ने कर दी, जिनके लिए अपने राष्ट्रहित सर्वोपरि थे। उन्हें न भारत के और न ही पाकिस्तान के हितों से कोई सरोकार था। वे सब इन सब से जल्दी से छुटकारा पाना चाहते थे। कश्मीर समस्या का विश्लेषण करने से पहले इसका इतिहास जानना जरूरी है। इतिहास से पता चलता है कि कश्मीर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। यह अशोक के साम्राज्य का भी हिस्सा रहा। लगभग तीसरी शताब्दी तक अशोक का शासन रहा। तभी यहाँ बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, जो आगे चल के कुषाणों के अधीन और समृद्ध हुआ। 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी लगभग 1000 सालों तक अलग अलग हिंदू राजवंशों का शासन रहा। तब तक कश्मीर पूर्ण हिंदू राज्य रहा। इसी बीच कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का भी निर्माण हुआ, जिसे कारकोटा राजवंश ने बनवाया था। 13वीं से 14वीं सदी में इस्लाम कश्मीर में आया। तभी से सल्तनत ऑफ कश्मीर की शुरुआत होती है, जो लगभग 200 साल 14वीं सदी से 16वीं सदी तक चलता है। इसके बाद सन 1886 में मुगलों का आगमन हुआ। यह अकबर का शासनकाल था। मुगलों के कमजोर होने पर सन 1751 में अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ सालों के बाद ही सन 1819 में सिख साम्राज्य ने रणजीत सिंह के नेतृत्व में आक्रमण कर कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। वे अपनी कई पत्नियां और 7 बेटों को पीछे छोड़ गए, लेकिन उनका वारिस बनने लायक कोई नहीं था। इसके बाद गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए। तब उनके सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह अंग्रेजों की मदद से राजा बना दिए गए, लेकिन ब्रिटिश राज के षड्यंत्रों के चलते सिखों का राजसीय विस्तार टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि जम्मू और कश्मीर को डोगरा सरदार राजा गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया, जो महाराजा रणजीत सिंह की फौज के सेनापति थे। 16 मार्च 1846 को अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए में कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। अगले 100 सालों तक डोगरा राजवंश का कश्मीर पर शासन रहा। आज़ादी के वक्त डोगरा राजवंश के महाराजा हरि सिंह थे। उनकी इच्छा कश्मीर को एक अलग देश बनाने की थी, लेकिन उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला, जो 20 साल से राजनीति में सक्रिय थे, चाहते थे कि कश्मीर में राजशाही का अंत हो। वे लोकतंत्र के हिमायती थे। शेख अब्दुल्ला को इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेहरू का पूरा समर्थन था। नेहरू मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे। उनके शेख अब्दुल्ला से तो बहुत अच्छे संबंध थे, पर वह महाराजा हरि सिंह को कोई खास पसंद नहीं करते थे। इधर एक बात और जाननी जरूरी है। जम्मू और कश्मीर ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए यह इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के दायरे में नहीं आया। इस वजह से इसे औपचारिक तौर पर बंटवारे के बाद अस्तित्व में आए दोनों देशों में से किसी एक को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। अगस्त 1947 के बाद के दौर में इस वजह से इस इलाके को लेकर अनिश्चय की स्थिति पैदा होने लगी। 12 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने सेना के साथ मीटिंग की और पाकिस्तान के 20,000 कवायलियों को आगे कर कश्मीर पर हमले का प्लान बनाया। 22 अक्टूबर 1947 कवायलियों ने जम्मू कश्मीर राज्य के मुजफ्फराबाद पर पहला हमला किया। करीब 2000 कवायलियों के सामने महाराजा के 500 सैनिक थे। महाराजा के सैनिकों को आसानी से हरा दिया गया। इसके बाद लूटपाट, बलात्कार और गैर मुसलमानों की हत्या की गई। मुजफ्फराबाद में 3 दिन तक हत्या और लूटपाट के बाद कवायलिया हमलावर 170 किलोमीटर दूर श्रीनगर की तरफ आगे बढ़े। महाराजा ने भारत से मदद मांगी, लेकिन महाराजा ने अब तक औपचारिक रूप से भारत में शामिल होने के दस्तावेजों पर दस्तखत नहीं किए थे, और ऐसे में भारतीय सेना की ओर से कोई भी कदम उठाना गैर कानूनी माना जाता। 25 अक्टूबर लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में रक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि गृह सचिव बीपी मेनन को कश्मीर भेजा जाएगा। वह सरकार को कश्मीर की ज़मीनी हकीकत के बारे में सूचित करेंगे। जैसे ही मेनन श्रीनगर पहुंचे, उन्हें आपातकालीन हालात का एहसास हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि कवायली हमलावर
शहर में अब 1 या 2 दिन में पहुंच जाएंगे। महाराजा के पास अब भारत से मदद मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद बीपी मेनन को फिर जम्मू भेजा गया। वे सीधे महाराजा हरि सिंह से उनके महल में मिलने पहुंचे और सुरक्षा समिति में लिए गए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने महाराज से बोला, अगर आप कश्मीर पाकिस्तानियों से बचाना चाहते हैं तो आपको भारत में शामिल होना होगा। महाराजा ने 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। बीपी मेनन ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखा है, महाराजा ने अपने स्टाफ को साफ निर्देश दिए थे, अगर 2 दिन में मेनन वापस जम्मू नहीं लौटते और भारत उनकी मदद को तैयार नहीं होता तो इस स्थिति में उन्हें सोते हुए ही गोली मार दी जाए। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई और आखिरकार भारत की मदद समय पर पहुंच गई। 27 अक्टूबर 1947 को सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत रॉय के नेतृत्व में श्रीनगर की ओर रवाना हुई। उधर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के आर्मी प्रमुख थे। कश्मीर को कबायलियों से बचाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। जब कबायलियों ने हमला किया तो महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को ही कबायलियों को रोकने का आदेश दिया था। करीब 150 जवानों और बहुत कम हथियारों की मदद से उन्होंने हजारों पाकिस्तानियों को 4 दिनों तक रोके रखा। इस दौरान महाराजा हरि सिंह को भारत में कश्मीर के विलय का मौका मिल गया। दुश्मनों की ओर से हो रही गोलाबारी में वह बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए कबायलियों को रोके रखा और 27 अक्टूबर को शहीद हो गए। उन्हें स्वतंत्र भारत में पहले महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राजेंद्र सिंह की शहादत के बाद कबायली आगे बढ़े तो बारामूला में कर्नल रंजीत राय के नेतृत्व में सिख बटालियन ने पाकिस्तानी सेना को कड़ी चुनौती दी। सेना बहादुरी से लड़ी लेकिन बारामूला और पट्टन शहरों को नहीं बचा सकी। बारामूला में कर्नल राय शहीद हो गए। बाद में उन्हें महावीर चक्र से अलंकृत किया गया। उधर श्रीनगर की वायुसेना पट्टी की ओर तेजी से बढ़ रहे हमलावरों को 4 कुमाऊं रेजिमेंट ने मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में मात्र 1 कंपनी ने रोका। इस कार्रवाई में मेजर शर्मा शहीद हो गए लेकिन उन्होंने कबायलियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार भारतीय सेना नवंबर का महीना आते आते कबायलियों को घाटी से खदेड़ने में कामयाब रही। मेजर शर्मा को इस युद्ध में उनके पराक्रम के लिए परमवीर चक्र दिया गया। पाकिस्तान किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर पर कब्जा चाहता था, इसलिए उसकी सेना कबायलियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से उरी, टिटवाल और कश्मीर के अन्य सेक्टरों में युद्ध के लिए पहुंच गई। सैन्य रणनीति के अनुसार सही तरीका यही होता कि पाकिस्तान में हमलावरों के ठिकानों पर धावा बोला जाए और उनके संपर्क तोड़ दिए जाए। भारत राजनीतिक कारण से ऐसा करने से कतरा रहा था। नेहरू जंग टालना चाहते थे पर यह एक रणनीतिक भूल थी क्योंकि दोनों तरफ से सैन्य अभियान जारी थे। कारगिल में भी पाकिस्तानी सेना ने धावा बोल दिया। इस ऊंचाई पर कारगिल और जोजिला दर्रे पर हमारे सैनिकों और टैंकों ने कमाल दिखाया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद लगभग भारतीय सेना जीत चुकी थी लेकिन कुछ सेक्टरों में लड़ाई अब भी जारी थी। 30 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को ले गए। 13 अगस्त 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद 13 दिसंबर 1948 को आखिरकार युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। जानकारों का मानना है कि भारतीय सेना ने इस युद्ध के दौरान कबायलियों के द्वारा जम्मू कश्मीर में कब्जा किए गए लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को दोबारा से वापस ले लिया। लेकिन ऐसे में भारतीय सरकार को युद्ध विराम की जल्दी नहीं दिखानी चाहिए थी। भारतीय सेना अच्छी स्थिति में थी। अगर 1 हफ्ता या 10 दिन का समय और मिलता तो भारतीय सेना कश्मीर से सारी पाकिस्तानी सेना का सफाया कर देती। युद्ध विराम लागू होने के समय उत्तर में किशन गंगा के किनारे किनारे लड़ाई जारी थी। हमारे फौजियों को थोड़ा और समय मिल जाता तो वह सामरिक महत्व के गिलगित पर भी कब्जा कर लेते। राजनीतिक जल्दबाजी के चलते भारत को केवल कश्मीर का महज 60% भाग से ही संतोष करना पड़ा और शेष भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और इस तरह जम्मू कश्मीर के 1/3 हिस्से को हम गंवा चुके थे। कश्मीर के भारत में विलय के फौरन बाद महाराजा ने कश्मीर के शेर कहे जाने वाले शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया और वह राज्य के प्रधानमंत्री बना दिए गए। यह स्वतंत्र भारत का पहला संघर्ष था, लेकिन सामरिक दृष्टि से
इसके पीछे कोई सोच या उद्देश्य नहीं था। इसमें भारत ने अपना इलाका गंवाया, अपने आप खुद ही यूनाइटेड नेशन की रोक लगवाई। अब सवाल उठता है कि इस संघर्ष से क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। उल्टे भारत को अपना इलाका गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी और अंतर्राष्ट्रीय साख को बट्टा लगा। इसी बीच 1949 तक चीन गृहयुद्ध और अंदरूनी उथल पुथल से उबर चुका था और माओ की अगुवाई में क्रांतिकारी सरकार ने देश की बागडोर संभाल ली और यहीं से चीन के रूप में स्वतंत्र भारत को दूसरी चुनौती मिलने वाली थी। क्या हम सुरक्षा के इस मुद्दे को सुलझा सके? नहीं। जिस तरह से हमने इस संघर्ष का सामना किया, इससे हमारी जमीन हमारे हाथ से निकल गई। और दूसरा, भारत की इस कमजोरी को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक मौके के तौर पर देखने लगा। चीन ने हालात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान से तालमेल बढ़ाना शुरू किया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत पर चलते हुए भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां और खड़ी कर दी। अब एक अनजान खतरे के रूप में चीन हमारे सामने था। तो दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह की रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। देखते रहिए डिफेंस नाउ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।